नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पूरन फिर से एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है कानपुर के मशहूर अरबपति राजेश गौतम की कहानी। दोस्तों, जब प्यार होता है तो लोग ना जात पात देखते हैं, ना धन दौलत देखते हैं, गरीबी है अमीरी भी नहीं देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। प्यार है कि हो ही जाता है। कहते हैं कि प्यार कब और किस से हो जाए मालूम ही नहीं चलता, जब हो जाता है तब मालूम चलता है। लेकिन कई बार इश्क अपनी सीमाओं को भी पार कर जाता है। जब ऐसा होता है तो इसका अंत भी एक भयानक होता है। जब अंत भयानक होता है तो फिर एक नई कहानी जन्म लेती है। जो आज की कहानी है वो इसी के आधार पर कहानी है। आज की कहानी है कानपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर एक कस्बा होता है कोयला नगर। इसमें एक शख्स रहता है। पैसे से वह एक टीचर थे, लेकिन फिर भी वह एक करोड़पति व्यक्ति था। इसके बाप दादाओं ने इतनी प्रॉपर्टी इसके लिए छोड़कर गए थे कि सरकारी नौकरी करना तो एक टाइम पास का बहाना था। करीब 50 करोड़ की अलग अलग जगह जमीन और कई प्लाट छोड़कर गए थे। कई जगह इनके किराए के फ्लैट भी चलते हैं। हम कह सकते हैं कि एक करोड़पति व्यक्ति था। इनकी बीवी का नाम था उर्मिला और इनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उनकी उम्र करीब 42 साल थी। कोयला नगर में राजेश गौतम की एक अलग पहचान थी। एक व्यवहारिक व्यक्ति, हंसमुख मिजाज के रूप में इनकी पहचान थी। इनके परिवार को आसपास के लोग बड़े अच्छे से जानते थे और पसंद भी करते थे, क्योंकि अच्छे जीव व्यक्ति ठहरे। राजेश गौतम हेल्थ के बारे में इतने चिंतित थे कि बिना एक्सरसाइज किए, बिना टहले वह मुंह के अंदर एक निवाला तक नहीं लेते थे। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि 4 नवंबर आता है। सुबह उठने के बाद वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और जैसे ही मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, पीछे से एक कार आती है और उनको टक्कर मारती है। टक्कर मारने के बाद कार अनबैलेंस हो जाती है और एक खंबे से जाकर टकरा जाती है। और साथ में उनके दोस्त भी थे। टहलने जब जाते थे तब टहलते वक्त जब सुबह सुबह इनका एक्सीडेंट हो जाता है तो इनके साथ के जो दोस्त होते हैं और साथ ही आसपास के जो व्यक्ति टहलते हैं इस एक्सीडेंट को देखते हैं। और देखने के बाद जो एक्सीडेंट करने वाले लोग थे वो वहाँ ये सब देखकर भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। अब आसपास के जो लोग इकट्ठा होने लगे राजेश गौतम के पास आते हैं, उनको हिलाते हैं। वो बेहोश हो चुके थे। उनको होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो होश में नहीं आते। और उनको इस स्थिति में लोगों ने जब देखा तो पास के एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। राजेश गौतम की मौत हो चुकी थी। अब तक पुलिस भी हॉस्पिटल में आ चुकी थी। मामले की जानकारी लेते हैं। मामला एक करोड़पति व्यक्ति का था। अब पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है। गाड़ी के नंबर चेक करती है। जो गाड़ी एक्सीडेंट करके उन लोगों ने छोड़कर गई थी उस गाड़ी के नंबर नोट करती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम के अंदर कुछ नहीं था, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ था। लाश को परिवार वालों को सौंप देते हैं। परिवार वाली लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। जब इस खबर की घटना इसकी पत्नी उर्मिला को लगती है और पिंकी इनको लगती है तो उनको सदमा बर्दाश्त नहीं होता है।
वो बार बार बेहोश हो जाती है। उनको पास ही एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। उर्मिला की बारी बारी बेहोश होना, परिवार वाले ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनके 2 बच्चे थे, पिता मर चुका था। माँ का इस हालत में होना परिवार के लिए एक दुखद चिंता का विषय था। पति की मौत हो गई थी, पत्नी के ये हाल, अब बच्चों का क्या होगा, परिवार वाले सोचते हैं। इसी बीच राजेश गौतम का एक भतीजा जिसका नाम पवन, वह नेवी के अंदर एक सरकारी पोस्ट पर है। जब पवन को सूचना मिलती है कि तुम्हारे चाचा का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी मौके पर ही मौत हो गई, तो पवन ये सब सुनने के बाद छुट्टी लेता है और घर पर कानपुर आ जाता है, कोयला नगर। जब पवन घर पर आकर अपने परिवार वालों से पूछता है तो परिवार वालों ने बताया कि तुम्हारे चाचा जो रोज सुबह हर दिन की तरह टहलने जाते थे, एक्सरसाइज करने जाते थे, पीछे से एक कार आती है, उनको टक्कर मारती है, कार अनबैलेंस होकर टकरा जाती है पोल से और उनकी मौत हो जाती है। लेकिन जब पवन ने ये बात सुनी तो उनको कुछ डाउट हुआ, क्योंकि वो भी एक अधिकारी था, वो भी एक सरकारी नौकर था, तो उनको कुछ डाउट हो जाता है। इस मामले को वह एक इन्वेस्टिगेशन की तरीके से देख रहा था। उसने परिवार वालों से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि सुबह 5:30 बजे एक सड़क जो सुनसान होती है, सुबह हर जगह होती है सड़क, इतने साधन चलते नहीं है, वहां पर चाचा घूमने निकलते हैं, अचानक तेज रफ्तार में पीछे से एक कार आती है, टक्कर मारती है और सीधा उड़ा देती है। उड़ाने के बाद गाड़ी इतनी तेज होती है कि अनबैलेंस होकर पोल से टकरा जाती है और अनबैलेंस होने के बाद जो लोग कार को चला रहे थे वो कार को भी छोड़कर भाग जाते हैं। वो लोग कौन थे, कहां से आए, क्या किसी ने उनको जानने की कोशिश की? पवन कहता है लगभग 20 दिन बाद यह बात भतीजा बोलता है तो सब परिवार वाले लोग परेशान हो जाते हैं। फिर भी परिवार वाले समझा देते हैं कि बेटा ऐसा हो जाता है, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पवन के साथ साथ जो राजेश कुमार का भाई है ब्रह्मदत्त, पवन के पापा थे, अब वो भी मानने को तैयार नहीं है और कहते हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं है, हमें एक बार जांच करवानी चाहिए इस मामले की। अब घर के जो मेन आदमी ही ये बात कर रहे हैं तो महिलाओं की कहाँ चलने वाली थी। उन्होंने कह दिया ठीक है आप जांच करवा लो। तो अब वो लोग पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस से कहते हैं कि आपने अभी तक कोई जांच की या नहीं, या एक्सीडेंट मानकर ही इस केस को बंद करने पर लगे हो। पुलिस वालों ने कहा इसमें जांच पड़ताल की क्या जरूरत है, ये एक्सीडेंट है। तमाम लोग जो मौके पर कह रहे हैं वो एक्सीडेंट ही है। उन्होंने कहा कि गाड़ी आई और एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी खंबे से टकरा गई। अब जो पवन था वो नेवी के अंदर था, उसने पुलिस को बताया कि कुछ नहीं तो कम से कम जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, कम से कम एक बार उन कैमरों को तो चेक कर लिया जाए, उनको खंगाला जाए, क्या पता कुछ ना कुछ वहाँ से मिल जाए। जब ये बात पवन पुलिस को वालों से कही तो पुलिस वालों ने भी कहा ठीक है, करोड़पति लोगों का यह मामला है, चेक कर ले, नहीं तो क्या पता ये लोग ऊपर तक अदालत में पहुंच जाए। तो एक बार चेक करने में ही भलाई है, पुलिस वाले सोचते हैं। ये बात पुलिस वालों को ठीक लगी। अब पुलिस वाले जाते हैं और कैमरे को चेक करते हैं और पुलिस वाले जब कैमरों को चेक करते हैं तो उनका सिर ठनक जाता है, क्योंकि कैमरे में ऐसी कुछ चीज़ें कैद हो जाती है जिनको देखकर पुलिस वालों का सिर चकरा जाता है, ठनक जाता है।
दरअसल कैमरे में जो एक्सीडेंट हुआ था वो पूरा का पूरा ही कैद हो गया था। कैसे राजेश गौतम टहल रहे थे, कैसे पीछे से करीब 100 प्लस रफ्तार में एक कार आती है, आने के बाद राजेश गौतम को टक्कर मारती है। टक्कर मारने के बाद गाड़ी खंबे से टकरा जाती है अनबैलेंस होके। वहाँ पर टकराने के बाद वहाँ पर एक वैगनार आती है पीछे से, वे लोग टकराने वाली कार से निकलकर सीधे वैगनार के अंदर बैठ जाते हैं और वहां से तेज रफ्तार में वैगनार निकल जाती है। और इत्तेफाक देखिए, सब लोग राजेश गौतम को ही देख रहे थे, कोई ये नहीं देख रहा था कि जो कार एक्सीडेंट हुई है, जिस कार ने एक्सीडेंट किया है वो कार भी जाकर एक खंबे से अनबैलेंस होकर टकरा जाती है। तो उसके अंदर लोग कैसे हैं, उनका क्या हुआ, ये सब नहीं देखते हैं और एक्सीडेंट जो राजेश गौतम का हुआ उन सबको ही देखने लग जाते हैं। तो मौका पाकर जिस कार ने एक्सीडेंट किया था उनमें जो लोग बैठे हैं वो मौका देखकर वैगनार कार में बैठ जाते हैं और वो सब तेज रफ्तार में निकल जाते हैं उनको लेकर निकल जाती है। यहाँ तो मामला कुछ सीरियस था। इन सबको देखकर पुलिस सोचने लगती है कि यह मामला कुछ सीरियस है, दाल में कुछ काला है। लेकिन कैसे, इस सवाल को लेकर पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं और जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है पुलिस। जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस अब परिवार के लोगों से, कभी राजेश गौतम की बीवी उर्मिला और पिंकी से पूछताछ करती है, तो कभी परिवार के अन्य सदस्य लोगों से भी पूछताछ करती है। पुलिस अब अलग अलग लोगों से पूछताछ करती है क्योंकि मामला अब एक्सीडेंट का नहीं था, एक कत्ल का मामला था। सबसे पहले जो गाड़ी ने एक्सीडेंट किया था उसके नंबरों की चेक करते हैं, क्या पता यहाँ से कुछ मिल जाए। जब दोनों गाड़ी जिसने एक्सीडेंट किया था और पीछे से जो वैगनार आई थी साथ ही, उन दोनों नंबरों को जब पुलिस खंगालती है तो दोनों नंबर ही फर्जी नंबर थे। अब पुलिस को लगा कि यह एक्सीडेंट का मामला नहीं है, यह एक गंभीर साजिश का मामला है, एक कत्ल का मामला है, जो एक सोची समझी साजिश है। अब पुलिस जांच पड़ताल के लिए अपने सारे घोड़े खोल देती है, जितना भी पुलिस का पावर होता है वो सब लगा देती है। कभी गाड़ी के बारे में पता करती है तो कभी बारी बारी कैमरों को खंगालती है, क्या पता कहीं से कुछ मिल जाए। साथ ही परिवार का बैकग्राउंड उसको भी पुलिस चेक करती है, खंगालती है और पड़ोसियों से भी पूछताछ करती है कि करोड़पति लोग हैं, क्या पता कोई दुश्मन हो। पड़ोसी सभी के ऐसे होते हैं जो अड़ोसी पड़ोसियों पर कुछ ज्यादा ही नजर रखते हैं, ताकाजाकी करते ही हैं, सबके ही होते हैं, हमारे भी है, आपके भी है, जो ये वीडियो देख रहे हैं सबके हैं। तब एक पड़ोसी बताता है कि राजेश अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन इसी बीच उनके और उनकी बीवी जो उर्मिला और पिंकी है, दोनों के बीच कुछ अनबन चल रही है। कई बार उनका झगड़ा हमने भी देखा है, क्योंकि बीवी जो थी किसी के साथ अफेयर चल रहा था और अफेयर की वजह से राजेश उनकी बीवी से काफी नाराज चल रहा था। अब पुलिस वालों ने यह बात सुनी तो उनका माथा भी ठनका, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से मर्डर, कत्ल, जुर्म हो रही है, तो उनको लगा क्या पता उसकी बीवी उर्मिला ने ही इस मर्डर को अंजाम दिया हो या सम्मिलित हो। अब पुलिस वालों ने सोचा कि अब बीवी से पूछताछ करते हैं। पुलिस वाले जाते हैं उर्मिला के पास और पूछताछ करते हैं कि आपके पति, उनका जो एक्सीडेंट हुआ है वह नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, यह एक सोची समझी चाल है, क्या आपको किसी पर शक है। जैसे ही पुलिस यह सवाल उर्मिला से करती है तो उर्मिला कहती है कि साहब
मुझे किसी और पर शक नहीं है, मुझे अपने भतीजे पवन पर ही शक है, क्योंकि पवन मेरे ऊपर डोरे डालता है, गंदी नज़र से देखता है। वो चाहता है कि मेरे चाचा वो इस दुनिया में अगर नहीं रहेंगे तो मैं अपनी चाची को भी अपना लूँगा, साथ ही उसकी प्रॉपर्टी को भी अपना लूँगा, वो सब मेरे हो जाएंगे। तो क्यों ना रास्ते से हटा दिया जाए। पुलिस वालों ने तो पिंकी पर एक दाना फेंका था। हकीकत क्या है पिंकी नहीं जानती, लेकिन उर्मिला ने जो बात बयान दिया उसके बाद पुलिस वालों को डाउट हो गया कि क्यों ना हो उर्मिला ही इस कत्ल में शामिल है। पुलिस की नज़र में ये पवन पहले से ही बेगुनाह था, क्योंकि यह मामला पुलिस की तरफ से एक एक्सीडेंट था और पुलिस तो इस फाइल को क्लोज करने ही वाली थी। पवन आकर ही इस फाइल को खुलवाता है और पवन ही पुलिस को फोर्स करता है और कहता है कि आपने जांच पड़ताल की कि नहीं। तो पुलिस के अनुसार बेगुनाह था, क्योंकि अगर पवन नहीं आता तो ये एक एक्सीडेंटल मानकर ही इस फाइल को क्लोज कर देती पुलिस। और जिस हिसाब से उर्मिला ने अपने भतीजे पवन पर लाछन लगाया, तो पुलिस को लगा कि उर्मिला कुछ जानती है जो और कोई नहीं जानता, परिवार वाला। इसी शक के आधार पर करीब 25 दिन बाद उर्मिला पुलिस को गिरफ्तार कर थाने ले जाती है। उर्मिला से कहते हैं पुलिस वाले कि आपका भांडा फूट चुका है, आपकी भलाई इसी में है कि आप खुद सच बता दो, नहीं तो सच बुलाना हमको आता है, हम अपनी तरह से पूछताछ करेंगे। इतना सुनने के बाद उर्मिला डर जाती है और पुलिस को एक कहानी बताती है, जिसे सुनने के बाद पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पुलिस सन्न रह जाती है। कहानी यह है कि करीब 2 साल पीछे, करीब 2021 में यह कहानी पहुंच जाती है। दरअसल राजेश गौतम 2021 में बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टी खरीदता है। उनका प्लान था कि मैं 42-43 साल का तो हो ही चुका हूँ, 10-15 साल मेरी नौकरी बची है रिटायरमेंट होने में, 2 छोटे बच्चे हैं, उनके भविष्य को देखते हुए कुछ काम करना चाहिए। तो उनको लगा कि 2 अलग अलग हॉस्टल क्यों ना बनवा दिया जाए, जिससे कि किराए पर कमरे दिया जा सके, जिससे कि परिवार का भविष्य सुनिश्चित हो जाएगा। अब हॉस्टल को वो जमीन खरीद लेता है और हॉस्टल बनवाने के लिए एक मिस्त्री की उसको जरूरत पड़ती है, एक कॉन्ट्रैक्टर की उसको जरूरत पड़ती है। इसी दौरान एक मिस्त्री शैलेंद्र नाम का उसकी मुलाकात होती है। शैलेंद्र अपने इलाके का एक जाना पहचाना व्यक्ति था, उसका एक नाम था मिस्त्री के रूप में। अब शैलेंद्र और राजेश के बीच में बातचीत हो जाती है उस हॉस्टल को बनाने के लिए, और कॉन्ट्रैक्टर शैलेंद्र को दे दिया जाता है। इसके बाद शैलेंद्र का लगातार किन्हीं कारणों की वजह से काम करता था, तो राजेश कुमार के घर आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान राजेश अपने विद्यालय में तो रोज निकल जाता था, क्योंकि एक सरकारी नौकर जो ठहरा था वो सुबह 10 बजे अपने विद्यालय के लिए निकल जाता था। घर पर केवल राजेश की बीवी ही रहती थी, क्योंकि राजेश कुमार के जो बच्चे थे वो भी स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए। वो जो छोटे बच्चे थे तो वो जाते थे। शैलेंद्र कई बार घर पर आता और राजेश को घर पर नहीं पाता, तो राजेश की बीवी उसको बिठाकर चाय पानी पिला देती, उससे बातचीत करती। ऐसे ही दोनों में बातचीत होती रही। कभी कभी शैलेंद्र वहां बैठकर राजेश का इंतजार भी करता। ऐसे ही शैलेंद्र राजेश के घर बैठकर घंटों इंतजार करता। साथ ही राजेश की बीवी और शैलेंद्र के बीच घंटों तक बातचीत होती रही। देखते ही देखते दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, उर्मिला और शैलेंद्र। अब कई बार ऐसा हुआ कि शैलेंद्र अब राजेश की बजाय उर्मिला के लिए ही घर पर आने लगा।
आने के साथ साथ नज़दीकियाँ और भी बढ़ने लगी। दिन में घर में कोई नहीं रहता, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। इसको कोई ना कोई इनको कोई भी नहीं रोकने वाला था। इसी तरह दोनों जब वो घर पर आते थे, लगातार आना जाना लगा रहता था, तो दोनों के अंदर नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने के साथ ही प्यार हो जाता है। और शैलेंद्र अब लगातार यार राजेश के घर आने जाने लगा। अब आसपास के लोगों को भी मालूम चल गया कि घर में कौन आ रहा कौन जा रहा है। किसी ने इस बात की जानकारी राजेश को दे दी। कहता है कि आपके ना होने पर एक आपका मिस्त्री आपकी गैर हाजिरी में लगातार आपके घर आते हैं। इस बात को सुनकर राजेश समझ गया था कि दोनों के बीच कुछ चक्कर है। वह मिस्त्री शैलेंद्र को निकाल देता है उस प्रोजेक्ट से और उर्मिला को भी फटकार देता है कि उससे मत मिला कर और बात मत किया कर। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो चुके थे। अब उर्मिला शैलेंद्र के बिना और शैलेंद्र उर्मिला के बिना रह नहीं सकता था। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि राजेश को अब रास्ते से हटा देना चाहिए, क्योंकि उनका मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो चुका था, जिससे कि उसकी सारी प्रॉपर्टी भी हमारी हो जाएगी और हम दोनों भी साथ रहने लग जाएंगे। सबसे पहले प्लान बना राजेश को जहर देने का। साल 2022 में उसकी बीवी ने राजेश को जहर दे दिया। जहर ने अपना काम शुरू किया, जिससे राजेश की तबीयत खराब हुई। फौरन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया राजेश को, जिससे कि उसकी जान बची। महीनों हॉस्पिटल में रहने के बाद राजेश को छुट्टी मिल जाती है। अब दोनों ने यह सोचा कि ये प्लान तो हमारा फेल हो गया, अब कुछ नया करता है। अगर ऐसा हम करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। अब की बार ऐसा सोचा गया कि लोगों को लगे ना कि यह एक कत्ल है। इसके लिए एक प्लान बना। प्लान में शैलेंद्र, उसके चाचा का लड़का, उसका भाई शामिल हुए। 4.5 लाख में एक सुपारी दी गई, एक कार की व्यवस्था की गई राजेश कुमार को मारने के लिए। प्लान बना कि जब सुबह टहलने के लिए निकले तब मैं आपको फोन कर दूंगी। उर्मिला शैलेंद्र को फोन कर देगी, जब राजेश टहलने के लिए निकलेगा मैं आपको फोन कर दूंगी, आपको मैं बता दूंगी और तुम आकर कार से राजेश को उड़ा देना और टक्कर मारने के बाद वहां से गायब हो जाना, जो किसी को मालूम ही ना चले। 4 नवंबर की तारीख तय हो जाती है। पिंकी उर्फ उर्मिला फोन करती है शैलेंद्र को। शैलेंद्र फोन उठाता है और बताती है कि राजेश घर से निकल चुका है। उसके बाद शैलेंद्र कार लेकर बहुत तेज रफ्तार में आता है और राजेश को टक्कर मार देता है। कार अनबैलेंस होकर खंबे से टकरा जाती है। इसके बाद प्लान बी के अनुसार पीछे से एक वैगनार कार भी आती है और शैलेंद्र वहां से भाग जाता है। उस कार के अंदर बहुत तेज रफ्तार में भाग जाता है। यह कहानी राजेश कुमार की पत्नी उर्मिला उर्फ पिंकी पुलिस वाले को बताती है कि यह प्लान हम दोनों ने मिलकर बनाया था राजेश कुमार को ठिकाने लगाने के लिए। लेकिन पवन को शक हुआ कैसे जांच हुई और गुनाहगार सामने आ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। जुर्म चाहे कितना भी भयंकर क्यों ना हो, कितनी ही साजिश उसमें शामिल ना हो, लेकिन जुर्म एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। यही हुआ इस कहानी के अंदर, क्योंकि दोनों ने मिलकर काफ़ी कोशिश की। पहले जहर दिया, उसके बाद एक्सीडेंट करवाना, जो एक नॉर्मल बात होती है, लेकिन जुर्म होता है कि सामने आ ही जाता है। और ऐसा ही हुआ इस राजेश कुमार गौतम की कहानी के अंदर कि उसकी पत्नी उर्मिला उर्फ पिंकी और शैलेंद्र कुमार, जो एक मिस्त्री होता है, वो दोनों मिलने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए प्लान बनाते हैं। राजेश कुमार गौतम को रास्ते से हटाते हैं, लेकिन राजेश कुमार गौतम रास्ते से हट जाता है
लेकिन उनकी कहानी का पर्दाफाश भी हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपका दोस्त पूरन आपके लिए हर दिन रात 8 बजे ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ठीक है जी दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।